कक्षा 11 नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे अध्याय 5 विधायिका के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे और आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम आपसे क्रमवार चर्चा करें और जो कुछ ऐसे शब्द नए आएंगे जिनको समझाने की भी कोशिश की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा तथ्य न हो जिससे विद्यार्थी अनभिज्ञ रह जाए। सबसे पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं। हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। इस अध्याय में निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं, लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं, आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और जो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी उनमें नंबर 1 में विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियां क्या हैं, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। ये प्रमुख 5 बिंदु हैं जिन पर क्रमवार तरीके से चर्चा होगी। आप देखें, सबसे पहले हमें संसद क्यों चाहिए। स्वाभाविक है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उसके संदर्भ में हम विचार करते हैं। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर जो चीज़ें बताई जाती हैं विद्यार्थियों को सरकार के 3 अंगों के बारे में, नंबर 1 विधायिका और नंबर 2 पे कार्यपालिका और नंबर 3 पर न्यायपालिका। न्यायपालिका में स्वतंत्र न्यायपालिका, पूरा उसका ख्याल रखेंगे। तो विधायिका के बारे में सामान्य तौर पर बताया जाता है कि उसका कार्य विधि निर्माण का है। कार्यपालिका का कार्य है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों विधि के अनुरूप उस व्यवस्था को क्रियान्वित करने का है। और न्यायपालिका का कार्य है कि जो विधि बनाई गई है कार्यपालिका उसके क्रियान्वित करेगी, परंतु उसके अनुरूप कार्य न करके किसी और तरीके से कार्य किया जाए जो अनुचित हो, विधि के विरुद्ध हो, तो ऐसे लोगों को दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करेगी। यहाँ पर आप देखें, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है
और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। यहाँ पे जो सीखने की बात है विद्यार्थियों के लिए, खुद करें और खुद सीखें। इन समाचारों पर विचार करें, यह सोचें कि यदि विधायिका न होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही। कुछ घटनाओं की चर्चा है। 28 फरवरी 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। एक शब्द आया सब्सिडी, इसका अभिप्राय छूट से है। कोई भी वस्तु की कीमत जितनी है उससे कम दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, परंतु उसकी पूरी कीमत और कम दामों में उपलब्ध कराए जाने के बीच जो धनराशि का अंतर आता है उसे सरकार पूरा करती है, वह सब्सिडी है। इस बात को विद्यार्थी को समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मान लें कि कोई कलम की लागत 10 रुपये है, परंतु विद्यार्थियों को 8 रुपये में उपलब्ध करा दी जाती है। 2 रुपये उस पर सरकार उस कंपनी को देगी जिससे उसकी क्षति पूर्ति हो जाए। इस प्रकार कलम की लागत 10 रुपये हुई या 2 रुपये सब्सिडी हुई, 8 रुपये विद्यार्थियों को मिली। सामान्य तौर पर आप सुनते होंगे अपने घरों में कि गैस सिलेंडर सब्सिडी पे मिलता है। आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर जब व्यक्ति लेता है, सिलेंडर में जब गैस भरी होती है इसी दशा में, उस समय उपभोक्ता को पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है, परंतु जो उसका सब्सिडी का हिस्सा है सरकार उसके खाते में भेज देती है। अभिप्राय, सिलेंडर जिस कंपनी ने दिया उसको पूरा पैसा मिला और जितना सरकार ने उस पर सब्सिडी दिया वो उपभोक्ताओं को प्राप्त हो गया। 11 मार्च 2002 विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। द हिंदू समाचार पत्र है, 12 मार्च 2002 को यह प्रकाशित हुआ था। और अन्य घटना देखें आप, 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मा गर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।
हिंदुस्तान टाइम्स 4-5 जून 1998। 22 फरवरी 1983। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मत से सरकारी कामकाज को स्थगित करने, असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आम सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। हिंदुस्तान टाइम्स 22 फरवरी 1983 को एक चीज कोट की गई। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। द हिंदू 3 मार्च 1985। अब आप देखें, संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? उत्सुकता बस विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर उत्सुकता होनी भी चाहिए। जितनी उत्सुकता होगी उतना ही उनके विषय में जानकारी मिलेगी उन्हें। अब देखें, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। अगर यह पूछे कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका क्या है तो संसद कहेंगे। राज्यों के विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और, यहाँ पे देखें संसद, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से संघ सरकार में संसद और संसद के 2 अंग, राज्यसभा और लोकसभा। और विभिन्न प्रांतों में विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। यहाँ भी 2 सदन हैं विधानमंडल में, विधान परिषद और विधानसभा। पर एक बात बता दूं कि प्रांतों के विधायिकाओं में विधानमंडल में अधिकांश स्थानों पर एक सदनी व्यवस्था है। एक सदनी का अभिप्राय, उसमें 2 सदन नहीं है, अर्थात विभिन्न प्रांतों में 7 प्रांतों में विधानमंडल में दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, जबकि अन्य में एक सदनी व्यवस्था है। एक सदनी द्विसदनी, एक सदनी का प्राय 1 सदन, द्विसदनी का प्राय 2 सदन। भारतीय संसद में 2 सदन है, संसद 1 और उसके सदन 2, उच्च सदन राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा, दूसरे को लोकसभा। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो जाता है। हम अभी भारत का चित्र दिखाते हैं जिसमें
आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ऊपर आप देखें जम्मू और कश्मीर, अब इसमें परिवर्तन आ गया है धारा 370 के हटाए जाने पर। 370 के संदर्भ में भी हम अलग से विद्यार्थियों को बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम अभी द्विसदनात्मक विधायिका के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, विधायिका के बारे में। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बिहार में भी है, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी 7 स्थानों पर द्विसदनात्मक अर्थात 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा, और अन्य प्रांतों में केवल विधानसभा, 1 सदनात्मक व्यवस्था है। विद्यार्थी इसी तरह का मैप लेंगे और उस पर इसी तरह का संकेत बना करके इसको बखूबी समझ लेंगे। यहाँ पे देख लें आप कहाँ कहाँ है। अभी जो आपने देखा, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जब भी आप लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट के आधार पर ही लिखेंगे। इसी क्रम से यहाँ पे विभिन्न प्रांतों का नाम दिया गया है। और आगे देखें आप, संविधान सभा के वाद विवाद में पूर्णिमा बनर्जी ने इस संदर्भ में कहा, उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। जब हम संघ सरकार में उच्च सदन की बात करते हैं तो यह राज्यसभा के लिए है, और जब विभिन्न प्रांतों में हम उच्च सदन की बात करते हैं तो वह विधान परिषद के लिए। विद्यार्थी इसको बखूबी समझते रहें। उच्च सदन शब्द का प्रयोग संघ के लिए हो रहा है तो वह राज्यसभा है, और विभिन्न प्रांतों के लिए हो रहा है तो वह विधान परिषद है। और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है, पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति के उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। पूर्णिमा बनर्जी का यह कथन है। आगे आए आप राज्यसभा के संदर्भ में। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का अभिप्राय विभिन्न प्रांतों का। यहाँ पर हम बता दें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कि राज्य उसे ही कहते हैं जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता पाई जाए। इस दृष्टि से केवल भारत ही राज्य है। अन्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़, झारखंड, यह सभी के सभी क्या हैं? केवल प्रांत है। परंतु पुस्तकों में राज्य शब्दों का प्रयोग ही अधिक मिलेगा प्रांतों के लिए, तो इससे विद्यार्थियों में संशय नहीं होना चाहिए। यह पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, तो विद्यार्थियों का जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, परंतु संप्रभुता नहीं है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों को इसको बखूबी समझना चाहिए। इस प्रकार से सामान्यतया जो राज्यों शब्दों का प्रयोग पुस्तकों में किया जाता है वह प्रांतों के लिए है। यहाँ पे आप समझे, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात प्रांतों का। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसी प्रांत के लोग राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं जो मतदाता है, इनकी उम्र 18 वर्ष से इससे ऊपर है, भारत के नागरिक, वे विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं।
और यही विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखेंगे, मनोनीत सदस्य ने निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दो तरीके बताए जा रहे हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका की द्वितीय सदन सीनेट में, जैसे हमारे यहाँ द्वितीय सदन संघ में राज्य और प्रांत में विधान परिषद, उसी तरह से अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट को कहा जाता है। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है, उस तरह से नहीं है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करें तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पे देखिए, 1998.12 लाख अर्थात 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह जनगणना काफ़ी पहले की है, उस आधार पर यह आबादी आपको बताई गई है 19 का। संविधान निर्माता ऐसी विसंगत से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31, छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। यहाँ जानने योग्य बात है विद्यार्थियों के लिए कि राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। यहीं पर एक बात और बता दें, लोकसभा में 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है, निर्वाचित किए जाते हैं, और 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जबकि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह जानना चाहिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, परंतु वहाँ पर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है, परंतु यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अर्थात लोकसभा में 2 को और राज्यसभा में 12 को। यह ध्यान देने योग्य बात है। प्रायः भ्रम की स्थिति पैदा होती है विद्यार्थियों में इस बात को लेकर के। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसे दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। क्यों पूरा नहीं करते, इसको विद्यार्थी समझ लें। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, अर्थात हर दूसरे वर्ष चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया रहता है। इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। यह प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में रहना चाहिए और उसका उत्तर भी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
यह जानना चाहिए। और राज्यसभा का कार्यकाल भी अनिश्चित है। एक बात और ध्यान रखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित। इन्हीं कारणों से कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इसीलिए इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में हम सभी जानते हैं। और यहाँ देखिए आप, जर्मनी में द्विसदनात्मकता, अभी हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, सीनेट के बारे में, वहाँ के उच्च कक्षाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर जाएंगे तो देश के विभिन्न संविधानों को विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। वह ठीक भी है, इससे उन्हें वैश्विक राजनीति के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इन सब अध्यायों को पूर्ण करने के बाद हमारी कोशिश होगी कि उन विषयों पर भी आपके बीच में प्रकाश डाला जाए। यहाँ देखिए, जर्मनी में द्विसदनात्मकता। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती हैं। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरैट सभी कानूनी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करती, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए। बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। वीटो का अभिप्राय निषेधाधिकार। आगे देखें आप, इस व्यवस्था का लाभ, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में अब चर्चा हो रही है, इसके पहले जर्मनी की बात हो रही थी। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो हमने आपको पहले बताया, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय उनकी उपलब्धि रहती है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब आगे देखें, खुद करके सीखें। विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं। एक चार्ट बनाकर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, उस राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिखाएं। अब देखें आप, लोकसभा, इसके पहले हम देख लें जो मन में आता है विद्यार्थी। मुझे समझ में नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है। वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान दे पाते हैं? यह मन में आ सकता है विद्यार्थी। विविध संस्कृतियों वाला देश भारत है। इसमें यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि सभी
का प्रतिनिधित्व सदन में हो सके। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए संघ में जैसे लोकसभा उसी विभिन्न प्रांतों में विधानसभा, जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, उम्र 18 वर्ष हो, मतदाता सूची में नाम हो, ऐसा व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए और विधानसभा के सदस्य के लिए मतदान करता है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्य को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा या नुकसान होगा? 1971 की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? आपस में विद्यार्थी चर्चा कर सकते हैं, जिससे उनके तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। संसद क्या करती है? विधायिकाओं के क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की हम सूची बनाते हैं, आपके सामने बताते हैं। विधायी कामकाज, विधायी का प्राय विधि विधान संविधान, विधि बनाने के संदर्भ में जो कार्य है उसे विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। नौकरशाही का प्राय जो लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे करके सेवा पे आते हैं। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी हम जानकारी दे दें। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों के बारे में विद्यार्थी जान लें कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है परंतु शक्तियाँ इसके पास अधिक हैं। वहीं मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है पर मंत्रिमंडल की अपेक्षा शक्तियाँ इसके पास, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, हालांकि वे उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रियों के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। किसी भी विभाग में 3 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों के भी आप संदर्भ में समझ लें कि जितने सदस्य हैं, जैसे लोकसभा सरकार गठन करना है तो लोकसभा या विधानसभा में सदस्यों की संख्या का महज 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं।
यह भी विद्यार्थियों के ध्यान में होना चाहिए। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों को पास होना संभव नहीं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने, जनता जिससे उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। वित्तीय कार्य, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। कर का पैसा टैक्स से है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। प्रस्तावित अर्थात आगे आप किस प्रकार से आय करेंगे। संसद यह सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। यह देखें, यहाँ पे कार्टून है, इसमें देख लें आप। ये कार्टून में सभी ये मंत्रीगण दिखाए गए हैं और ये देखें संसद के बाहर मंत्रियों का मत पूछिए, परंतु संसद के भीतर किस तरह से वे अधीन रहते हैं। संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रीगण बड़े बड़े दीनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है। प्रतिनिधित्व, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। और देखिए आप, संवैधानिक कार्य, संसद के कार्यों के संदर्भ में संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद चुनाव संबंधी कुछ भी कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। हालांकि यहाँ जो पद दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाभियोग के माध्यम से इन लोगों को हटाया जाता है। यह न्यायिक कार्य संसद ही करती है। और राज्यसभा की शक्तियाँ, हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। अभी दो भागों में आपको बताया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की सूची आपके सामने रखी जा रही है और आपको बताया जाएगा दोनों की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं। जैसे देखें आप, लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ, इन दोनों में आप तुलना करें। जब किसी विषय का अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वह चीज़ें विस्मरण जल्दी नहीं होती।
याद रहती है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। ये सूची किस तरह की है इसके बारे में आप जान लें। संघ और राज्यों के बीच आपसी संबंधों के क्रियान्वयन के लिए हमारे संविधान में 3 सूची की चर्चा की गई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीन सूचियों में से संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर लोकसभा कानून बनाती है। इधर देखिए आप, राज्यसभा की शक्तियाँ सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। यहाँ पर यह देख सकते हैं आप कि सामान्य विधेयक के संदर्भ में तो वह अपना विचार रखेगी, लेकिन धन विधेयक में विशेष अधिकार राज्यसभा को नहीं है। वह मौजूद से 14 दिन तक के लिए अपने पास रोक सकती है और उसके बाद यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया। कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। लोकसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। और देखें आप, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लोकसभा प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संविधान में संशोधन करती है। लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदार करती है। राज्यसभा के सदस्य उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इधर देखिए, लोकसभा संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, समिति और आयोगों का गठन करती है, उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। लोकसभा कार्य इस तरफ देखिए आप, क्या संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। इस तरफ आपने सबसे ऊपर देखा, सबसे पहले एक संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को, दूसरी ओर राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार। एक महत्वपूर्ण बिंदु और देखें, ये उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव क्यों राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। आगे देखें आप, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, राज्यों अर्थात प्रांतों। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों, शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रीय हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या स्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर हम बता दें कि जो सलाह की बात आती है राष्ट्रपति को, वहाँ पर मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद की अगुवाई प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री
ये सभी शामिल हैं। वही मंत्रिपरिषद केवल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उससे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान। तो लोकसभा का खजाने पर नियंत्रण है, ये मन में आ सकता है, इसलिए वह ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी बताया गया विद्यार्थियों को शक्तिशाली आखिर क्यों हो, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और वे विधानसभा के सदस्य जो आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, न कि जनता, जबकि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से जनता सम्मिलित होती है, जो भारत की मतदाता होती है, मतदाता की योग्यता रखती है। संसद कानून कैसे बनाती है, इस पर हम द्वितीय खंड में विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 विधायिका का यह प्रथम भाग